आज के इस विश्लेषण में सीधे बात करते हैं भारत के जमीनी लोकतंत्र की नींव यानी ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन की। दरअसल यही वो बुनियादी कदम था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को कागजों से निकालकर एक ठोस और संवैधानिक दर्जा दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। आज की चर्चा का रोडमैप बहुत ही सीधा है। हम शुरुआत करेंगे इस संशोधन के ऐतिहासिक सफर से, फिर जानेंगे उन नेताओं के बारे में जिनके नेतृत्व में ये मुमकिन हुआ। इसके बाद मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे और अंत में देखेंगे वो खास इलाके जहां ये कानून लागू नहीं होता। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और इस संशोधन के उस दिलचस्प सफर को ट्रेस करते हैं जो 1993 तक पहुंचते पहुंचते हमारे संविधान का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया। ये जो मूल दस्तावेज है ये अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें 73वें संशोधन के वो तमाम पक्के और ठोस तथ्य मौजूद हैं जिन्हें आज हम एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में खोलने वाले हैं। इस पूरी टाइमलाइन की रफ्तार पर जरा गौर करने वाली बात है। 22 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा से हरी झंडी मिली और ठीक अगले ही दिन यानी 23 दिसंबर को राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। कितनी तेजी से काम हुआ। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मोहर लगी और आखिरकार 24 अप्रैल 1993 को ये ऐतिहासिक कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया। और यही वजह है कि 24 अप्रैल की तारीख कोई आम तारीख नहीं रह गई। सत्ता के विकेंद्रीकरण का ये दिन इतना ऐतिहासिक महत्व रखता है कि इसे हमेशा के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में पक्का कर दिया गया। ये महज एक दिन नहीं है बल्कि लोकतंत्र को गांव की चौपाल तक ले जाने का जश्न है। इस शानदार सफर के बाद अब बात उन चेहरों की, उन प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की जिनकी निगरानी में सत्ता का ये विकेंद्रीकरण हकीकत में तब्दील हुआ। उस वक्त देश में एक बेहतरीन दोहरा नेतृत्व काम कर रहा था। एक तरफ देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मौजूद थे, जिनके अंतिम हस्ताक्षर से ये बिल एक मजबूत कानून बना, और दूसरी तरफ सरकार की कमान संभाल रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। इन दोनों के तालमेल ने ही इस बड़े बदलाव की राह आसान की। अब चर्चा के अगले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह समझना है कि पंचायतों को जगह देने के लिए असल में हमारे संविधान के भीतर क्या और कैसे बदलाव किए गए। चलिए इस संशोधन की बनावट को करीब से देखते हैं। संविधान में इस बदलाव ने बहुत कुछ नया जोड़ा। सबसे पहले तो एक बिल्कुल नया हिस्सा यानी भाग 9 शामिल किया गया, जो पूरी तरह से सिर्फ पंचायतों के लिए था। इसके साथ ही अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक का एक पूरा नया ब्लॉक लाया गया। और हाँ, 11वीं अनुसूची को भी इसी समय संविधान का अहम हिस्सा बनाया गया। यहाँ एक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 29। जी हाँ, 29। ये वो सटीक आंकड़ा है जो बताता है कि नई 11वीं अनुसूची के तहत कितने विषय सीधे स्थानीय पंचायतों के हाथ में सौंपे गए। पूरे 29 विषय। इसका सीधा सा मतलब था कि अब गांव के विकास से जुड़े 29 अहम मुद्दों पर फैसले लेने की ताकत सीधे पंचायत के पास आ गई थी। लेकिन किसी भी कानून को पूरी तरह से समझने के लिए ये भी तो जानना जरूरी है ना कि वो कहाँ लागू नहीं होता है। तो चलिए अब इसके अपवादों और भौगोलिक सीमाओं पर बात करते हैं। ये एक बहुत ही अहम जानकारी है। ये पंचायती राज कानून दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होता। इसके अलावा छठी अनुसूची में आने वाले 4 खास राज्य जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, उन्हें भी इस कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है। तो देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ ये व्यवस्था काम नहीं करती। इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। 11वीं अनुसूची के तहत जब 29 विषयों की चाबी स्थानीय पंचायतों को सौंप दी गई थी, तो 1993 से लेकर आज तक जमीनी स्तर पर सत्ता का वो संतुलन असल में कितना बदला है। कागजों पर तो शक्तियों का हस्तांतरण हो गया, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत क्या है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।